नमस्कार भाइयों, रामबन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज से हम मैथ को चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। तो जो मैथ का हम पहला चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं आयतन यानी वॉल्यूम। इसको सबसे स्टार्टिंग में लेने का कारण ये है कि बहुत सारे छात्र हैं जो इस चैप्टर से डरते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको उसी हिसाब से कीजिए, आपका डर भी खत्म हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है, इसके अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे कि पूरा विश्वास है आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इस सीरीज में वॉल्यूम के कई पार्ट बनेंगे। आप इसको एक एक पार्ट को पूरे को देखना है, बस वीडियो स्किप मत कीजिए। कहीं भी वीडियो स्किप कर देंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। वॉल्यूम यानी आयतन की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। एक बात और, दूसरे सभी चैप्टर मैंने कहा कि मैं सभी चैप्टर को कराऊंगा। मैथ के हर चैप्टर को आपके सामने पेश किया जाएगा और हम उम्मीद ये करेंगे कि हर चैप्टर का हर सवाल आपकी समझ में आए। समझने पर ध्यान देना है भाइयों। तो शुरू करते हैं आज पहला, वॉल्यूम यानी आयतन। देखिए, जब हम वॉल्यूम या आयतन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घनाभ और घन को। तो देखिए भैया, घनाभ इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, और एक होता है घन जिसको बोलते हैं हम क्यूब। अब पहले इनको समझ लेते हैं, घनाभ और घन क्या होते हैं। घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, तीनों अलग अलग होती है। जैसे एक ईंट जो होती है वो घनाभ है, एक कमरा घनाभ है यानी क्यूबॉइड है, अगर साबुन की टिक्की बिल्कुल चौकोर है तो वो भी घनाभ है। एक जो पार्सल आ रहा है डिब्बे में, अमेजन से आपने कुछ मंगाया, जो पार्सल आया वो क्या, घनाभ है। ठीक है, जिसमें वो पैकिंग होकर आता है वो भी घनाभ है। क्यूब क्या है, ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, वो क्यूब है। तो क्यूब भी एक घनाभ ही है। समझ में आया? क्यूब भी एक घनाभ है, यानी घन भी एक घनाभ है, लेकिन ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है वो घनाभ है, क्यूब है। एग्जाम्पल समझते हैं हम। अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखिए, अगर हम ये देखेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, ऊंचाई अलग है, तीनों अलग अलग है, तो ये क्या है, घनाभ है। और अगर हम बात करें इसकी, दूसरा देखते हैं, क्यूब की बात करेंगे तो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएंगे। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाई, तो मतलब दोनों का जब एक ही चीज है तो फॉर्मूला भी एक होगा। दोनों में चीज एक है तो फॉर्मूला 100% एक ही होगा। अब वो क्या फॉर्मूले हैं उनकी बात करते हैं। बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, आज मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएं, समझ सकें। तो पहली चीज करते हैं हम, हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम। तो जब हम आयतन की बात करते हैं, घनाभ के आयतन की या वॉल्यूम की बात करते हैं, मैं वी लिख देता हूं शॉर्ट में इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। तो वो क्या होता है, देखिए, ज्यादातर जगह पर जहां पर ऐसी कोई भी आकृति है कि जिसमें नीचे एक बेस है, ऊपर का नीचे का बेस सेम है और एक सीधी लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जो आयतन होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यानी एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, एरिया और हाइट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा भाई। अब ये कहां कहां पर लागू होगा, ये आपके घनाभ पर लागू होगा, ये आपके बेलन पर लागू हो जाएगा, ये आपके प्रिज्म पर भी लागू हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। घनाभ पर भी, बेलन पर भी, प्रिज्म पर भी लागू हो जाएगा, लेकिन ये शंकु पर नहीं लागू होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शंकु क्या होता है, ऊपर से चौच बन जाती है, नीचे कैसे अलग टाइप का है, ऊपर चौचनुमा है, तो इसलिए शंकु पर लागू नहीं होगा। मैंने कहा कि ये वाला नियम कहां लागू होगा, जहां पर नीचे का आधार और ऊपर का टॉप, बेस और टॉप बिल्कुल सेम कंडीशन के हैं और उनको सीधा जोड़ा गया है, तो वहां पर ये वाला नियम लागू होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है परिमाप। अब देखिए, आयतन। अब आयतन की जब हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं पहले घनाभ की। यहाँ पर मैं दोनों को ही लिखकर चलूंगा। वैसे तो आयतन बात कर रहे हैं हम घनाभ की, घनाभ यानी क्यूबॉइड की। तो क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच।
यानी लंबाई गुणा चौड़ाई करे तो क्षेत्रफल h की ओर गुणा करना है। l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई, h मतलब ऊंचाई, ठीक है, l b h। अब देखिए जब इसकी बात करेंगे हम घन की, तो घन में क्या होगा, घन में होगा l की जगह a है, b की जगह भी a है और h की जगह भी a है, तो a की 3 बार गुणा करेंगे तो a की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि l की जगह a है, b की जगह a है और h की जगह a है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, आपका मैथ कितना भी कमजोर है आप आराम से कर सकते हैं। शर्त ये है कि जो मैं बता रहा हूं उसको उसी हिसाब से समझिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आपका अच्छा भी मैथ है तो आपको भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले, मतलब कुछ टाइम में भी आपको बहुत अच्छे सवाल भी मिलेंगे, लेकिन बेस तो क्लियर कर लीजिए पहले, ठीक है। तो आयतन क्या हो गया, घनाभ का एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। अब देखिए ये अगर भुजा जो है सेंटीमीटर में दे रखी है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर मीटर में दे रखी है तो घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम आयतन की बात करते हैं घनाभ की, इसके बाद आता है हमारा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब मैंने क्या बताया, घनाभ क्या है, कमरा, कमरे में 4 दीवारें कौन सी होती है, ऐसे जो चलती है, ऊपर की छत और नीचे के फर्श को छोड़ दीजिए भाई, 2 दीवारें छोड़ दीजिए, तो उसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे में होगा, घन में वो जनरली नहीं चलता। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, घन में जब होगा, घनाभ में होगा, तो याद रखिए जब 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि परिमाप गुणा ऊंचाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, परिमाप गुणा ऊंचाई, ये ध्यान रखिए, ठीक है भाई। फिर से समझिए, परिमाप गुणा ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसे कुछ जगह पर आप 4 दीवारों के क्षेत्रफल की जगह करेंगे वक्र पृष्ठ। अगर कहीं पर आएगा जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा तो यही चलेगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला, यानी परिमाप गुणा ऊंचाई। अगर हम आधार का परिमाप ले लें और उसमें ऊंचाई की गुणा करें तो ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, जब हमने इसको समझ लिया परिमाप गुणा ऊंचाई, तो आधार क्या है, आधार है फर्श। अब फर्श का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दोगुना कर दें और उसमें ऊंचाई की ओर गुणा करनी है, 2h इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई चौड़ाई जोड़िए, दोगुना कीजिए, परिमाप आ गया, उसमें ऊंचाई की ओर गुणा कर दिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। यहां तक समझ में आ गया। घन में जनरली ये सवाल नहीं बनता, ठीक है। अब तीसरी चीज बनती है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में एक अंतर देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया एनटीएस से बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को। अब संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में अंतर क्या होता है उसको समझिए भाई। संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, 2 चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। पहले क्या, 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब हमारी ये सराउंडिंग्स जो होती हैं। अब इसमें अगर हम छत और फर्श को भी जोड़ दें तो हमारी 6 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, छत और फर्श का क्षेत्रफल जोड़ना है। अब घन में भी वही है, 6 दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो संपूर्ण पृष्ठ बैठता है वो बैठता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ध्यान से सुनिए, यानी एक बार लंबाई चौड़ाई की गुणा, दूसरी बार चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा, तीसरी बार में ऊंचाई और लंबाई की गुणा। मतलब पहली भुजा दूसरी भुजा, दूसरी तीसरी भुजा, तीसरी और पहली भुजा, इनकी गुणा करके जोड़िए और दोगुना कर दीजिए, क्योंकि हर दीवार 2-2 है, मतलब छत और फर्श भी 2 है, लेफ्ट साइड राइट साइड वाली भी सेम है, मेरे पीछे और आगे वाली भी सेम है। समझ में आ गया होगा। तो 6 दीवारें होती हैं जो 3 साइज बैठते हैं, उनमें तीनों का साइज निकाला और डबल कर दिया तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब घन की बात करें तो क्या हो गया, एक दीवार का क्षेत्रफल बताओ, एक दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ए स्क्वायर, तो 6 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6a स्क्वायर। ये घन का वक्र संपूर्ण पृष्ठ है और ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहां तक समझ में आ गया। जब ये समझ में आएगा तभी आप सवाल कर पाएंगे भाई। अंतर देखते रहिए, 6a स्क्वायर बाकी वही है। अगर आप ऐसे भी देखें तो एल और बी की जगह ए रखिए तो ये हो गया ए का स्क्वायर, यहाँ भी ए का स्क्वायर और यहाँ पर 2 की गुणा करें तो ये 3a स्क्वायर हो गया, गुणा 2 करें तो 6a स्क्वायर आएगा। मैंने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया घन भी क्या होता, घना भी होता भाई।
घन भी तो एक घनाभ ही है, एक्स्ट्रा थोड़ी है वो कुछ भी। आगे बढ़ते हैं भाइयों, इसके बाद देखते हैं अब घन और घनाभ आपके सामने ये हो चुके हैं। एक और आता है इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या है? विकर्ण का मतलब ये है कि अब आपको मैं एक बार फिर से चित्र बना देता हूं। मान लिया ये घनाभ है, अब इसमें आपको करना क्या है कि इस पॉइंट से लेते हैं, यहां पॉइंट से इसमें तिरछे लाइन पर चलते हैं हम, और इधर वाले पॉइंट पर उस पर जाकर मिल जाए, या इस पॉइंट से नीचे इस पॉइंट तक आ जाए, तो ये जो सीधी लाइन बनेगी ये विकर्ण होगा। या ये कहिए कि एक बॉक्स है, बॉक्स के आप अंदर आप सबसे बड़ी छड़ी कैसे रख सकते हैं? मतलब आप इस साइड में लेंगे सबसे ऊपर और इस साइड में आएंगे बिल्कुल बॉटम पर, तो ये जो तिरछी लाइन बनेगी ये विकर्ण होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब विकर्ण का जो बनता है, घनाभ का विकर्ण बनता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ए रख देंगे तो घन का विकर्ण आ जाएगा a√3। ए बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? a√3 घन का विकर्ण है, और ये क्या है? घनाभ का विकर्ण, l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। समझ में आ गया भाई? डायगोनल बोलते हैं जिसको। तो डायगोनल जो होता है क्यूब और क्यूबॉइड का, आपके सामने आ चुका है। अगर आप इन फॉर्मूले को समझ में गए, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो क्या होगा कि मिक्स हो जाएंगे। अभी तो बहुत आसान लगेगा लेकिन जब इसमें बेलन जुड़ेगा, फिर शंकु जुड़ेगा, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, तो जैसे ये सब चीज़ें आएंगी तो आप मिक्स करना शुरू कर दोगे इनको। अगर एक बार समझ लिया तो सवाल में फॉर्मूले मिक्स नहीं होंगे, फॉर्मूले मिक्स नहीं होंगे तो आप आराम से हर सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखते हैं, देखिए अब पहला सवाल देखते हैं इसी हिसाब से। पहला सवाल बिल्कुल आसान। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 18, 12 और 5 सेंटीमीटर, उस घनाभ का आयतन कितना हो गया? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस सिंपल सा करना है। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 और 18 छिके 108, 1080 घन सेंटीमीटर आंसर आ गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इस तरह के सवाल हो गए। दूसरे पर आते हैं। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर, तो उस कमरे का आयतन कितना होगा? आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं भाई। ओके, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, तो मैंने क्या बताया? आयतन। आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बस ये करना है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 660, 660 घन मीटर। मीटर है तो मीटर ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं। फिट है तो फिट ही रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा। ये भी हो गया आसान। तीसरे सवाल पर देखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 8, 6, 4 मीटर है, उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। ट्राई कीजिए भाई, अभी फॉर्मूला बताया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने? परिमाप गुणा ऊंचाई, यही बताया था ना मैंने। अगर फॉर्मूला रट लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समझना। परिमाप कितना होता है? फर्श का परिमाप। फर्श का परिमाप लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दोगुना करना है, 2 इंटू एल प्लस बी, और ऊंचाई है 4, गुणा 4 कर दीजिए। क्लियर है? ओके। 14 का दोगुना 28, 28 गुणा 4 112। ठीक है भाइयों, कितना आसान है। आयतन का जो चैप्टर आपको बहुत टफ लग रहा है, वास्तव में बहुत आसान है। अगर समझ कर रहे हैं तो, रट कर रहे हैं तो बहुत टफ है। यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखते हैं अब हम इसमें, जो है कि अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे हम। इस सवाल के बाद लेवल बढ़ जाएगा। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 8, 6, 4, ये तो भी किया हमने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एक गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 15 फीट, 12 फीट, 10 फीट है। लंबाई कितनी है? 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट, ऊंचाई गहराई 10 फीट है। उस गड्ढे की मिट्टी को 45 फीट लंबे और 24 फीट चौड़े एक प्लॉट में फैलाया गया, तो प्लॉट में मिट्टी का तल कितना ऊपर उठ जाएगा? ट्राई कीजिए भाई।
मतलब वो तो मैंने बता दिया कि सीधे से फॉर्मूले से सीधे सवाल करा दिए। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इस चीज़ में 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पूरे आयतन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक तो फॉर्मूले याद होंगे, याद कैसे करने, समझ कर करने। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जब भी आयतन वाले क्वेश्चन में किसी चीज़ का रूप परिवर्तन किया जाए तो उसका आयतन कभी परिवर्तित नहीं होता, वॉल्यूम नो चेंज। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास गोला है, गोले को हमने पिघलाकर तार बना दिया, तो गोले का आयतन तार का आयतन बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघलाकर बनाया गया। हमारे पास मान लिया एक घनाभ है, घनाभ में से छोटे छोटे घन काट दिए, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बेलन है और बेलन को पिघलाकर क्या किया हमने कि एक गोला बना दिया, तो बेलन का आयतन गोले का आयतन बराबर होगा। तो जब रूप परिवर्तन करते तो आयतन परिवर्तन नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम किसी बड़ी वस्तु में से छोटी वस्तु बनाए या छोटी बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर एक बड़ी वस्तु बनाए, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में छोटी वस्तुओं की संख्या क्या होती है, बड़ी वस्तु का आयतन भाग छोटी वस्तु का आयतन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर छोटी वस्तु की संख्या पूछ रहा है तो बड़ी वस्तु के आयतन को छोटी एक वस्तु के आयतन से भाग दिए, वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। आयतन परिवर्तित नहीं होगा रूप परिवर्तन पर। और वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है, बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। तो इसको करते हैं। एक गड्ढा दे रखा है, उसकी मिट्टी को प्लॉट में फैलाया गया है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एक है गड्ढा, ठीक है, और एक है प्लॉट। तो गड्ढे की लंबाई कितनी है, 15 फीट, चौड़ाई कितनी है, 12 फीट, गहराई कितनी है, 10 फीट। गड्ढे से जो मिट्टी निकली है उसका आयतन है, गड्ढे की मिट्टी का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई या गहराई एक ही बात है। ये क्या है, गड्ढे से निकली हुई मिट्टी का आयतन। और जो गड्ढे से मिट्टी निकली है उसी को प्लॉट में फैलाया गया। गड्ढे से जो मिट्टी निकली है उसी को प्लॉट में फैलाया गया है। तो प्लॉट की मिट्टी का आयतन कितना होगा, प्लॉट में पूरे में समान फैलाया जाएगा। तो प्लॉट की लंबाई गुणा प्लॉट की चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, नहीं पता कितनी हो जाएगी। हमें ये नहीं पता कि जो प्लॉट में मिट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। तो जो गड्ढे में से मिट्टी निकली उसी को प्लॉट में फैला दिया, तो इसका मतलब आयतन तो चेंज नहीं होगा। तो गड्ढे की मिट्टी का आयतन बराबर प्लॉट की मिट्टी का आयतन, क्योंकि वही तो मिट्टी फैलाई है। अब यहाँ पर हमारा h बच गया। तो अब हमें करना क्या है, इसको इधर ले जाइए, 45 और 24 को इधर 45-24 गुणा में, तो बराबर से दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे। अब काटते हैं, 15 से 3 बार कट गया, 12 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, 5/3 फीट। अब इसको बोलेंगे हम 5/3 फीट। अब अगर इसको 5/3 फीट को थोड़ा और समझे तो हम क्या कह सकते हैं, 5/3 फीट को बोल सकते हैं 1 सही 2/3 फीट। अब अगर ऐसा ऑप्शन में आ जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 2/3 फीट को क्या बोले, यानी 1 फीट तो पूरा है, प्लस हमारे पास 1 फीट पूरा है, प्लस क्या बचा हुआ उसको देखिए, 2/3 फीट जो बच रहा है, 1 फीट प्लस 2/3 फीट, 2/3 में 12 की गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ये हो गया इंच, कितने इंच हो गए, 8 इंच। 1 फीट 8 इंच, तो मैं लिख दूं यहां पर, समझ में तो आ ही गया। तो यहां पर लिख सकते 1 फीट और 8 इंच। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब वस्तु का रूप परिवर्तन होगा तो उसका आयतन नो चेंज रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। प्लॉट की मिट्टी का आयतन गड्ढे की मिट्टी का आयतन बराबर था, उसको किया, सवाल आराम से हो गया। समझ में नहीं आया तो थोड़ी वीडियो को बैक करके देख लेना, जब ये समझ में आएगा तभी तो आगे भी स्वाद आएगा करने में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 50 फीट 18 इंच और 14 फीट है। देख लेना, यहाँ फीट है, यहाँ इंच है, ठीक है, और यहाँ 14 फीट है। उस दीवार को बनाने के लिए 9 इंच गुणा 5 इंच गुणा 3 इंच साइज की, यानी 9 इंच लंबी, 5 इंच चौड़ी, 3 इंच मोटी यानी ऊंची, कितनी ईंटें लगेंगी, ईंटों की संख्या पूछ रहा है। मैंने क्या कहा, एक दीवार बनाई है ईंटों की सहायता से, या कहिए कि दीवार में से ईंटें बाहर निकालनी है या ईंटें मिलाकर दीवार बनानी है, तो कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई है, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग करके उनको बहुत सारी चीज़ों में बदल दे। तो ऐसी स्थिति में छोटी वस्तु की संख्या कितनी होती है। वस्तुओं की संख्या के लिए मैंने बताया, छोटी वस्तु की संख्या जब पूछे तो मैंने क्या बताया, बड़ी वस्तु का आयतन, ये एक बार लिख लीजिए, वहां पर सवाल करते वक्त नहीं लिखेंगे आप, बटे छोटी वस्तु का आयतन।
यानी बड़ी वस्तु के आयतन को हम छोटी वस्तु के आयतन से भाग देंगे। बस एक चीज़ और ध्यान रखना भैया, आप कहेंगे जी बार बार कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं भैया, देखिए दो ही चीज़ तो बताइए अभी तक मैंने। अब इसमें एक चीज़ क्या रखना है, वो तो अंडरस्टूड होता है, यूनिट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर ले लिया 1 मीटर ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया 1 ग्राम ले लिया, ऐसा नहीं। या तो सारे ग्राम है सारे ग्राम लो, या सारे इंच लो, या सारे किलोमीटर मीटर लो, कुछ भी लेना यूनिट सेम होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। अब मुझे ये बताइए भाई, यहां पर जो बड़ी वस्तु है वो क्या है, दीवार, और छोटी वस्तु क्या, ईंट है। तो ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो दीवार के आयतन को ईंटों की आयतन से भाग देंगे। लेकिन समस्या क्या है, दीवार की लंबाई में 2 जगह फीट का प्रयोग हुआ, 1 जगह इंच का, और ईंट में इंच ही है, तो हमें छोटी यूनिट में बदलने में ही फायदा होता है। तो 50 फीट को क्या बोल सकते हैं, 50 गुणा 12 इंच, ये होगी लंबाई। आप डायरेक्ट 600 लिख सकते थे, ठीक है। 50 गुणा 12 लंबाई। चौड़ाई कितनी है, 18 इंच, मोटी दीवार इतनी मोटी है। ऊंचाई कितनी है, 14 फीट, 14 गुणा 12। याद रखना, यहाँ पर इंच था तो इसको छेड़ा ही नहीं हमने, ऐसे कैसे लिख दिया, जो फिट दे रखा उसकी जगह मैंने 12 की गुणा कर दी। अब ये हो गया पूरी दीवार का आयतन, ये लंबाई यहाँ तक गुणा 18 चौड़ाई, 14 गुणा 12 ऊंचाई, यहाँ तक समझ में आ गया। बट इसके बाद क्या करेंगे, हम एक ईंट के आयतन से भाग देंगे। एक ईंट का आयतन कितना, 9 इंच गुणा 5 इंच गुणा 3 इंच, ये सारा इंच में, ये तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब जो कट रहा काट लीजिए। 9 से ये 2 बार कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया, 5 से ये 10 बार कट गया, सिर्फ इतना कटा है। बाकी जो बच गया वो क्या है, ईंटों की संख्या है। 14 गुणा 2 56 गुणा 2 112 गुणा 12, 112 गुणा 12 गुणा 10 तो बाद में हो ही जाएगा। तो 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 कम 12 2 14, ओके जी, 1 आया, 12 कम 12 13, 1344 गुणा करें, 13,440 आंसर आ गया। एक बार रीचेक कर लेना गुणा में, कई बार जल्दी में 12 दूनी 24, 2 आया, 12 कम 12 4 हो गया, 1 मंचा हासिल का, 12 कम 12 13, 0 लगाकर हो गया, 13,440 ईंट लगेंगी भाई। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सवाल देखने में बड़ा है, करने में कितना है, सिर्फ ये करना है डायरेक्ट। हाँ, मैंने जितना टाइम लिया वो समझाने में लिया, अगर आप समझ गए तो आप डायरेक्ट यहाँ करेंगे। अब बाकी तो आप पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी गुणा कर सकते हो, बाकी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या कहा, बड़ी वस्तु का आयतन भाग छोटी वस्तु का आयतन। जब भी वस्तु की संख्या इस तरह के हर चैप्टर में, हर चैप्टर का मतलब आयतन के, चाहे वो गोला है चाहे बेलन है, अभी तो हम सिंपल लेकर चल रहे हैं। फिर ऐसा भी होगा कि हम घनाभ से बेलन बनवाए, या घनाभ से तार बनवा दे, या ऐसा होगा कि बेलन को पिघलाकर छोटे गोले बनवा दें, वो सब संभव हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, सब कुछ आराम से होगा, ठीक है। बस आप समझते रहिए। एक और सवाल ले लेते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 18 फीट 11 फीट और 12 फीट है। कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, 18 फीट लंबा है, 11 फीट चौड़ा है, 12 फीट ऊंचा है। ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा याद रखना चौड़ाई से। उस कमरे में 7 फीट ऊंचे 4 फीट चौड़े 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे भी हैं उसमें। अब ये क्या कह रहा है, कमरे की चारों दीवारों पर 20 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से पेंट करवाना, और दरवाजों पर 1200 रुपये प्रति दरवाजे की दर से पॉलिश करवाने का कुल खर्च कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें पेंट भी करना है और दरवाजों पर पॉलिश भी करनी है, तो किस पर करनी है, चारों दीवारों पर। लिखा हुआ कमरे की चारों दीवारों पर, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी बताया मैंने 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच। अब देखते हैं, 2 गुणा एल कितना है 18, बी कितना है 11, एच कितना है 12, ठीक है। जानबूझकर ये ऐसी संख्या की गई है जो थोड़ी सी अलग टाइप की होगी। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और बाद में ऊंचाई की गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 29 दूनी 58 गुणा 12। पहले यहां तक बताओ, समझ में आ गया, ओके। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच करें तो ये आ गया हमारा 58 गुणा 12, 12 अट्ठे 96, 9 बचा, 12 पंजे 60 और 9 69, 696 696 वर्ग फीट आ गया। समझ में आया क्या आ गया, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 2 दरवाजे लगे हैं। अब दरवाजों पर तो पेंट नहीं होना, दरवाजों पर तो पॉलिश होनी है। अब एक दरवाजे का कितना, 7 गुणा 4 का, 7 फीट ऊंचा है 4 फीट चौड़ा है, तो एक दरवाजे का क्षेत्रफल 28 है,
तो 2 का कितना हो गया 56 हो गया, तो इसमें से 56 घटा दो, माइनस कर दो, तो कितना बचा 0 4 640, यानी जिस पर पेंट होना है वो 640 वर्ग फीट है। बस ये इस सवाल में ये जरूर ध्यान रखना था। मतलब पूरी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से क्या करा हमने कि 2 दरवाजों का क्षेत्रफल घटा दिया, 640 बचा। तो हमने पहले पेंट वाला लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं हम। जो पेंट है वो कितने पर हो रहा है, पेंट होगा 640 वर्ग फीट पर, ठीक है। अब कमरे की चारों दीवारों पर 20 रुपए वर्ग फीट की दर से पेंट कराना है, तो 1 फीट का खर्चा 20 है, तो 640 का कितना हो गया गुणा 20 कर दीजिए। ओके, अब देखते हैं, 2 जीरो होगी, 64 दूनी 128, 12,800 रुपये का खर्चा तो ये हो गया। पेंट कराने का खर्च हो गया 12,800, और दरवाजों पर 1200 रुपये प्रति दरवाजा, उन पर कितना लगा, एक पर 1200 तो 2 पर कितना लगा 2400 रुपये का खर्च ये हो गया। तो 15,200, ठीक है भाई, कुल खर्च कितना 15,200 का। इतना बड़ा सवाल जो दिख रहा था वास्तव में करने में कुछ नहीं है। करने में कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा है उसको फिर से देखते हैं। पहले हमने जो, फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, मैं इस बार कैलकुलेशन नहीं करने के, बस पहले हम क्या करेंगे, हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा L प्लस B गुणा H, इतना निकालेंगे, ठीक है। 18 प्लस 11, 18 लंबाई है, चौड़ाई 11 है, ऊंचाई 12 है, तो 18 11 29 हो गया, 29 दूनी 58 गुणा 12, ये आ गया। चलो मैं 58 गुणा 12, ठीक, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। फिर हमने क्या किया, 2 दरवाजे कितने हैं, 7 गुणा 4 के हैं, तो इनका हो गया 28 गुणा 2 56, मैं डायरेक्ट वहां पर 56 लिख देता हूं। 7 चौक 28 बैठता है, तो 2 दरवाजों का बैठा है 56। उम्मीद है ये समझ में आ गया। ये जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, अगर पूरी 4 दीवारों पर होता तो इतने पर होता, 696 में आया था, इसको घटा दीजिए, क्योंकि इस पर पेंट नहीं होना, तो इसका खर्चा भी क्यों देंगे, ठीक है। तो जो इसमें से घटाया तो वो बचा जिस पर पेंट होना है, पेंट का क्षेत्रफल। फिर उसमें 2400 रुपये, मतलब 20 रुपये की गुणा करेंगे तो वो टोटल पेंट का खर्चा आ गया, 2400 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, आंसर आ गया। बताइए, यही तो करना है अगर समझ में आ जाए तो। यहां तक बताइए भाइयों, क्लियर है, ठीक है। अभी देखिए, जो सवाल आपको बहुत बड़े दिख रहे थे वास्तव में कुछ नहीं है अगर आप ढंग से चल रहे हैं तो। एक सवाल और देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 9 और 8 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो उस घनाभ का विकर्ण बताओ। अभी तो बताया सीधा सा भैया, L² प्लस B² प्लस H², तो अंडर रूट में लग देते हैं 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। अब देखिए ये कितना हो गया, 144 81 और 64, ठीक है। तो अब देखते हैं, 4 4 8 1 9, अब तो आपके ऊपर है ना कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 9 हो गया यहाँ पर, 6 8 14 14 4 18, एक आ गया, 1 और 1 2, 289 यानी 17 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, उस घनाभ का विकर्ण कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, घनाभ और घन के बारे में बताया भाई। अभी हमने आयतन शुरू कर दिया है, आयतन में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो अगली वीडियो में हम एक और उठा लेंगे, बेलन शंकु दोनों को भी उठा लेंगे। चलो बेलन शंकु या फिर केवल बेलन को उठा लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है। आप बताना कि मुझे अगली वीडियो में दोनों लेना है या एक लेना है, ठीक है। और इसके भी सवाल मैंने आज आपको ट्रेलर दिखा दिया, इसके भी सवाल जो है अच्छे लेवल के आपको बताए जाएंगे। जैसे मैंने ये 3-4 सवाल बताए जो थोड़े से लेवल बढ़ाकर बताए, ऐसे ही और सवाल कराए जाएंगे। पहले एक बार क्या करेंगे अब हम कि हम एक चैप्टर को लेते रहेंगे। अभी तो आयतन तो पूरा है, एक घनाभ घन ले लिया, इसके बाद हम बेलन भी लेंगे, लेकिन 2-3 सवाल इसके भी लेंगे। और जब सारा हो जाएगा, घनाभ घन बेलन शंकु आपका गोला अर्धगोला प्रिज्म पिरामिड, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद फिर मिक्स करके भी सवाल बनाएंगे, क्योंकि आजकल इस टाइप के भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो आए आयतन की, उन सभी को ध्यान से देखें, पूरा देखें। आपको ये वीडियो कैसे लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको इसमें और कुछ चेंज चाहिए तो उसे भी कमेंट कीजिए, हम आपकी बातों पर ज़रूर गौर करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही भाइयों, जय हिंद भाइयों।